Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। नमस्कार गिरीश जी। बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों, नेक्सन न्यूज के खास कार्यक्रम टॉक शो में आप सबका स्वागत है। इस टॉक शो का जो विषय है वो किसान आंदोलन बनाम भारत सरकार है। तो मैं थोड़ी सी उसके पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस चीज़ पे बात करनी है। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसान आंदोलन पिछले 2-3 महीने से रेगुलर है और पंजाब में ही चल रहा था, जिसमें कि वहाँ के लोग काफ़ी रेलवे लाइन पे बैठे रहे, काफ़ी समय तक करते रहे। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मजबूरन वो पिछले 40 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने उनको दिल्ली में एंटर करने की अनुमति नहीं दी। यही वजह है कि सड़क पे डेरा डाले हुए हैं। पिछले 40 दिनों में करीब 60 लोगों की मौत हो गई, लेकिन भाजपा सरकार के किसी मंत्री या मोदी जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया। मोदी जी जबकि हल्की छोटी मोटी बातों पे भी ट्वीट कर देते थे, जैसे कि सौरभ गांगुली अगर बीमार हुए तो उन्होंने ट्वीट किया। और वो विराट कोहली पे जरा सा भी कोई बात होती है तो वो तुरंत ट्वीट करते हैं। लेकिन 40 दिनों में 60 किसान मर गए, लेकिन उनकी तरफ से ना कोई बयान आया, ना कोई श्रद्धांजलि संदेश आया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। तो आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि केंद्र सरकार और किसान आंदोलन के जो दौरान हो रहा है वो सब चीजें बहुत ही अफसोसजनक है। तो मैं चाहूंगा कि आपको गिरीश जी इस किसान आंदोलन पे अपनी थोड़ी सी बात रखें। क्या ये किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं सही है? गिरीश जी, आप। नमस्कार विनय जी। आज जैसा कि आपने बताया कि एक लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है और 3 महीने से भी ज्यादा इस आंदोलन को गुजर चुके हैं। क्योंकि ये अभी इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि अब ये लोग दिल्ली में आके दिल्ली की जो सीमाओं पे आके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले वो आंदोलन नहीं कर रहे थे। इससे पहले वो पंजाब में लंबे समय से लगभग 2-2.5 महीने से वो लगातार अपनी मांगों को पहुंचाते रहे हैं। अपनी जो चिंताएं हैं, कानून बना है, जब से कानून बना उनका विरोध जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, तब से विरोध जारी है। और जिस दिन ये अध्यादेश लागू हुआ है उसके ठीक अगले दिन से किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उन्होंने घेराबंदी कर दी थी, रेलवे लाइन को उन्होंने जाम करने की कोशिश करी। उन्होंने अडानी अंबानी के खिलाफ बड़े मूव्स लिए हैं और ये सबको दिख रहा था। लेकिन क्या दिक्कत ये हो गई इस बात में कि ये जब तक पंजाब में हो रहा था तब तक सारे देश को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली की सीमाओं पे आके बैठे हैं तो हमें चिंता हो रही है। और लोग जो मीडिया जो नहीं दिखाना चाहता था उसको भी दिखाना पड़ रहा है। और वो जो सारा जिस तरह से मीडिया उसको एक तरह से डिमोरलाइज करना चाह रहा था, तो वो अब उसको डिमोरलाइज करने के बजाय अब उसको वो चीज दिखानी पड़ रही है। तो ये एक बड़ी एक तरह की सफलता मैं कहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग जानबूझ के दिल्ली नहीं आए हैं। और जब वो चाहते तब वो दिल्ली आ सकते थे। तो दिल्ली के बाहर बैठे ही इसलिए हैं ताकि वो स्ट्रेटेजिक मूव है एक तरह से। क्योंकि अगर वो दिल्ली के अंदर आ जाते और दिल्ली में जैसे उन्होंने बुराड़ी मैदान का बोला था वहां पे आके बैठ जाते तो वो एक पूरा आंदोलन जो है उसको एक अलग रंग दिया जा सकता था। तो पूरा उसको एक अलग ही स्वरूप दिया जा सकता था। लेकिन अब वो अपनी शर्त अच्छा गिरीश जी, बात कर रहे हैं। एक बात मैं समझना चाहता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम किया जी। अच्छा गिरीश जी, ये बताइए, किसान जो बिल आए हैं उनमें किसानों को इतना ऐतराज क्यों है? देखिए, 3 अध्यादेश लाए गए हैं। ये 3 अध्यादेश जो एक के बाद एक जिस तरह से पहले तो
बोला गया कि पहले अध्यादेश में लगभग ये बात है कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, मैं पहले अध्यादेश को पहले डिस्कस कर लूं कि आप पहले ही बेच सकते थे, ऐसा कोई नियम कायदा और ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप पहले नहीं बेच सकते थे। तो ये पहला अध्यादेश जो है इसको तो लेके एक तरह का फालतू का हाइप क्रिएट किया जा रहा है। अब अगर अपन बात करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपको ध्यान होगा, उन्होंने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो आके हमारे यहाँ मंडी में नहीं बेच पाएंगे। जी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बयान दिया कि आसपास के छत्तीसगढ़ से वो आगे नहीं बेच पाएंगे। कहीं ना कहीं से इनकी एक शुरुआत से वो जो चीज थी कि जो रजिस्टर्ड किसान होंगे वही बेच पाएंगे, तो वो कानून तो आज भी लागू है। तो ये कहना कि हम कहीं भी बेच पाएंगे और कुछ भी कर पाएंगे, ये तो आज मतलब सरासर मतलब भ्रम में डाला जा रहा है किसानों को। दूसरा जो अब जो विशेष है, जो मैं समझता हूँ कि जिसपे सबसे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए, वो ये चीज है कि दूसरे जो बिल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही एक ऐसा हथियार है जिससे भारत के किसानों को एक तरह से अपने कब्जे में लिए जाने की पूंजीपतियों की कोशिश है, और वो सबसे महत्वपूर्ण एक किसानी कानून का जो भी 3 कानून लाए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा जो कानून लाया गया है वो कॉर्पोरेट के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है, जिसके अंतर्गत ये बात की गई है कि अब आप कितना भी जमा कर सकते हैं। अब वो जो जमाखोरी पे जो प्रतिबंध हुआ करता था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, और एक तरह से इसी वजह से बहुत पूंजीपति जो है दोस्तों हमें तो ये मोटे तौर पे 3 किसान के जो कानून है वो लगभग ये इस तरह से कानून बनाए हैं। जी दोस्तों, आप लोग को ये जानकर खुशी होगी कि दिल्ली के पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, जो कि शीला दीक्षित के प्रोग्राम में के रिजीम में एजुकेशन मिनिस्टर है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। और सब हम लोग की टीम में जुड़ गए हैं, अभी आपसे बात करते हैं। अब हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी आ गए हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो केंद्र सरकार बनाम किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में, उसके पीछे राज क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि मोदी सरकार जबकि ये कह रही है किसानों का सारा हित देखेंगे, उसके बावजूद किसान नहीं मानने को तैयार है? आप इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करिए। देखिए, मेन चीज इसके अंदर ये है, जो तीनों कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। जी। और किसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी सरकार जो है वो जिद पे अड़ी हुई है कि हमने तीनों कानून पास कर दिए, हम तो वापस लेंगे नहीं। झगड़ा सिर्फ ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को अहंकार छोड़ देना चाहिए। किसानों के हित में यही है कि तीनों कानून वापस हो, और जो उनका एमएसपी का कानून है उसको बनाया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। और अगर ये जिसमें इसी प्रकार से अड़ते रहे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये किसान इस बार हटने वाले नहीं है। ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की सरकार में भी तो एमएसपी कानून नहीं बना था। आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी एमएसपी नहीं देखिए पीछे क्या नहीं हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, अब आगे की बात करिए आप। अब इनकी डिमांड है कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये जो कांग्रेस किसान है केवल गेहूं धान की खेती क्यों करता है? उसको तो और भी चीजों को खेती करनी चाहिए ताकि और सब चीजों पे ध्यान जाए। वो केवल धान और गेहूं की खेती करते हैं। नहीं, किसान तो सभी चीज, देखिए किसान तो सब्जी भी उगाता है, किसान गेहूं भी उगाता है, जौ भी उगाता है, मक्का बाजरा क्या नहीं उड़ाता बताइए। किसान सारी चीजें करता है। तो ये धान और गेहूं की बात नहीं है, ये टोटल जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबकी बात है ये। लेकिन सरकार तो ये कह रही है केवल धान और धान और गेहूं क्यों, कुछ और भी चीजें उगा सकता है, जैसे मेथनॉल वगैरह होता है, चाहे मेथनॉल वगैरह हो, खेती करें। ये कानून जो बनाया है इन्होंने, ये बनाया
कि जो कानून जो 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 कंट्रैक्ट कानून बना है उसमें यही है कि जो हम जाएंगे वो खेत में आपको उगाना पड़ेगा। वो किसानों की मजबूरी, किसानों को मजबूर करेगा करने के लिए। लेकिन और सरकार तो किसान कह ये रही नहीं है कि चाहता, किसान अपनी मर्जी से फसल उगाएगा और किसान अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि उसमें अच्छा, पहली किसानों को बात तो ये है कि तीनों नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ तीनों कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी इनको? क्या जरूरत थी इनकी? भाई जैसे गाड़ी चल रही थी चलने देते, क्यों पूंजी बंदों के यहाँ किसानों को गिरवी रख दिया जाएगा? ये इनके तीनों कानून है। और लेकिन वो तो कह रहे किसान की जमीन सेफ नहीं रहेगी, किसान से कभी भी जमीन छीनी जा सकती है। और एमएसपी कहते हैं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे भाई उसको अपनी बनाओ, उसको कानून बनाओ। उस पर तो गारंटी दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं लिखित गारंटी दे रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम लिखित गारंटी दे रहे हैं, किसी किसान की खेती वाली जमीन नहीं ली जाएगी, सब कुछ वो लिख के दे रहे हैं, इसके बावजूद किसान नहीं मान रहा। सर ये कहने की बात है, आप उनके कानूनों की धारा पढ़ो, एक एक धारा उसकी पढ़ो अच्छी तरीके से। उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसकी मर्जी होगी, जैसे मकान मालिक की मर्जी होती है ऐसी उसकी मर्जी होगी, वो क्या खेती करवाना चाहता है, क्या उगाना चाहता है, क्या नहीं उगाना चाहता है। और कल को अगर खेती में नहीं होगा वो सामान जो उगाना चाहता है वो, तो क्या होगा? वो क्या भाई जमीन मुझे दे दो, मैं यहाँ काम करूंगा, और किसान को बाहर कर देगा। सरकार तो तैयार है ना कि संशोधन करने के लिए, सरकार चाहती है मुझे एक बात बताइए, संशोधन क्यों करना चाहती है सरकार? इसका मतलब कानून गलत बने हैं? जो कानून गलत बने हैं तो फिर संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है उन्हें? अगर कानून सही है तो कानून गलत है ना, इसलिए संशोधन की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये कानून तीनों वापस होने चाहिए, यही किसानों के हित में। आपको लगता है कि सरकार रिपील करेगी इन तीनों कानूनों को? ना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आज सरकार नहीं करेगी ना तो एक चीज बता दूं मैं आपको, ये किसानों का आंदोलन ये आराम से बैठने वाले नहीं है, ये किसानों का आंदोलन और तेज होगा। अभी आप देख रहे हैं ट्रैक्टर की परेड देखिए, वहां से निकाली गाजीपुर बॉर्डर से उन्होंने डासना तक और पलवल तक जाएंगे वो लोग। कितने ट्रैक्टर थे? कम से कम 10,000 ट्रैक्टर होगा उसके रैली के अंदर। तो किसान तो जितनी सरकार मजबूत, किसान कहते हैं सरकार कहती है वापस नहीं लेंगे, किसान भी अड़े हुए हैं कि हमारे कानून वापस लो तो हम आंदोलन खत्म करेंगे। डॉक्टर साहब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है, निर्देश दिया है सरकार को कि वो कोरोना की गाइडलाइंस को जारी करें। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये वहाँ पे किसानों को हटाने का प्रयास करें, उसके बारे में क्या कहते हैं? किसानों को हटाएंगे, अहिंसा होगी, उधर 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 किसान झगड़ा करेंगे, उधर झगड़ा करेगी, लाठीचार्ज होगा, गोली चलेगी, अश्रु गैस होगा, लोग मरेंगे उसके अंदर। ये सरकार का अच्छा कदम नहीं होगा। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसके अंदर ये लिखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि बिल्कुल हिंसा होगी, कोई अहिंसा नहीं होगी वहां पर, तभी बात बनेगी। अगर अहिंसा होती है तो मैं समझता हूँ ये रूल्स का वायलेशन होता है। मेरे ख्याल से तो तबलीगी जमात वाला केस ना हो जाए, जैसे कि कुछ लोग विदेश के आके फंस गए थे कोरोना के पीरियड में, उनको फिर जैसे कि उनको बदनाम किया गया था, कहीं किसानों के साथ तो ऐसा नहीं होगा? आप बताएं इस पे टिप्पणी करें। ये जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना एक महामारी है, ये अभी गारंटी नहीं है कब खत्म होगी कब नहीं होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब तो इसकी वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन अब लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी तो लोग वैक्सीन भी सेफ हो जाएंगे। तो अब जब ये इसकी रफ्तार तेज थी, अब इसकी रफ्तार कम हो गई है, तो जो कानून बनेगा वो रफ्तार कम हो गई है, उसके हिसाब से कानून बनेगा। अच्छा, कोरोना की जो वैक्सीन आई है उस पर भी तो विवाद हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाहर से आ रही है वो वैक्सीन। मैं कहता हूँ जो वैक्सीन बनी है उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ अगर वैक्सीन सेफ्टी के लिए है, मैं इतना जरूर कहता हूँ वैक्सीन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सभी की प्यारी है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और वैक्सीन अच्छी बनी है, अवेलेबल है, तो वैक्सीन लोगों को लगवानी चाहिए।
वैसे तो समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया कि मैं बीजेपी की सरकार, बीजेपी की जो वैक्सीन बनी है उसको नहीं लगवाऊंगा। उसके बारे में क्या गोयल कहेंगे? जी, गोयल जी, बात मैं सुनो, आपको ये एक तो मिनट, ये एक कहने मिनट की डॉक्टर ये साहब। बीजेपी की वैक्सीन है। अरे वो वैक्सीन तो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाई है, वो तो एक मेडिसिन है। तो मेडिसिन में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, ना अखिलेश यादव का लिखा हुआ, ना 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 उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है। वो तो वैक्सीन लिखी है, और वैक्सीन एक दवा है, और दवा सेफ्टी के लिए दी जाती है। अगर दवा दी जा रही है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब एक मिनट विनय जी, मैं आपसे हाँ जी, कहूंगा कि जो भी विषय वो है सब उस बताएं। विषय से बात जाए। हाँ, आप अब मैं आपसे राय साहब ये जानना चाहता हूँ, किसान आंदोलन का हश्र क्या होगा? देखिए, दो तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जब हम प्लेट में खाना खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम अनाज खाते हैं, तो हम किसानों को कितना समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम किसान की जो मेहनत है, उसकी जो उपज है, उस उपज की जो लागत है, और लागत के बाद में जो उसकी बिक्री है, तो लागत और बिक्री, ये दोनों के बीच का जो मूल्य का अंतर है, उसको हम कितना समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 2014 में जब शांता कुमार की समिति बनी थी, मोदी सरकार जब आई थी, उन्होंने एक शांता कुमार समिति बनाई थी। उस समिति का कहना था कि सिर्फ 9.2 करोड़ किसानों को इस देश में, आप कहीं से आ रही है बैकग्राउंड में? आप क्लियर होगी, आपके पीछे शायद कुछ आवाज आ रही है। शांता कुमार समिति का ये कहना था कि देश में 9.2 करोड़ किसान हैं, और उसमें से सिर्फ 5.8%, जो आज हम कहते हैं कि 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। वो 6% किसान कौन है, और बाकी किसानों को लाभ क्यों नहीं मिलता? ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है मीडिया के द्वारा, कि जो दिल्ली बॉर्डर को घेरने वाले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान ही क्यों हैं? बाकी देश के किसान तो जो नए जो कृषि कानून है उसकी तो वाहवाही कर रहे हैं, उसकी तो तारीफ कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये कौन किसान हैं जो कि दिल्ली को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं, और क्यों घेरे हुए हैं? तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो 6% किसान हैं, ये इसमें से पंजाब और हरियाणा के किसान इसलिए हैं कि पंजाब हरियाणा में एपीएमसी का मतलब होता है कृषि उपज मंडी। उस कृषि उपज मंडी का 90% अनाज पंजाब के किसानों का खरीदा जाता है। यानी कि पंजाब के और हरियाणा के 90% किसान एपीएमसी के भरोसे हैं, कृषि उपज मंडी के भरोसे हैं, जिसे आज मोदी सरकार खत्म करना चाहती है इन 3 कानूनों के जरिए। लेकिन बाकी देश में नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बाकी देश में 10% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का लाभ मिलता है। मतलब आप सोच लीजिए कि इस देश में कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा एक असंतुलन है, पहली बात। दूसरी बात, शांता कुमार समिति ने ये बहुत साफ अपनी रिपोर्ट में, मोदी सरकार को अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि जब बुआई होती है तो देश के 10% किसानों को ही जो भाव है, उस फसल का जो भाव है वो मालूम रहता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस देश में किसानों के बीच जो उनकी फसल की कीमत है, वही कीमत उन किसानों को पता नहीं है। तो जो अभी गिरीश भाई ने भी जो कहा कि जो 3 काले कानून आए हैं, उसमें जो 15 सूत्री मांग है किसानों की, उस 15 सूत्री मांगों में से सिर्फ 2 मांगे हैं। एक पराली को लेकर जो जुर्माने की बात थी, उसको मोदी सरकार ने मान लिया है, केंद्र सरकार ने। एक बिजली वाला बिल है, और दूसरा जो बिजली बिल को लेकर जो बात हुई थी, वो उसको तो उस मांग को सरकार ने मान लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जिसे हम एमएसपी के नाम से जानते हैं।
मैं एक छोटा सा एक आपको उदाहरण देता हूं। पंजाब के किसान का सुखविंदर सिंह है, तो जिनकी टोटल 10 हेक्टेयर जमीन है। उस जमीन का मैं 1 हेक्टेयर का मैं खर्चा बताता हूँ। 4,500 रुपए वो मजदूर के लिए लगाते हैं, 3,500 रुपए वो ट्रैक्टर के लिए देते हैं, 500 रुपए खाद के लिए, 600 रुपए कीटनाशक के लिए, 2800 रुपए वो खरपतवार के लिए लगाते हैं, 400 रुपए का वो स्प्रे छिड़कते हैं और 6 रुपए की उनकी कटाई की लागत आती है, जिसमें कि वो 10 मजदूरों को, खासतौर पे जो बिहार के मजदूर हैं उनको वो लगाते हैं। 3500 रुपए वो अपनी फसल को मंडी तक लेके जाने का खर्चा है, जिसके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत पड़ती है। उस ट्रैक्टर ट्रॉली वो चूंकि पानी में नहीं चलती, तो उसमें डीजल की जरूरत पड़ती है, तो डीजल 2000 रुपए का आता है। इस पूरे खर्च, उत्पादन और उसकी जो लागत है, उत्पादन की जो लागत है, और उसके अलावा परिवहन, तो ये दो खर्च मिला के वो 10,000 रुपए 1 हेक्टेयर पे बचा पाते हैं साल भर में। सुखविंदर सिंह जी के ऊपर 5 लाख का लोन है, जिसमें से वो 3 लाख रुपए अभी तक चुका चुके हैं। अभी 2 लाख रुपए का लोन उनके ऊपर अभी भी बकाया है। तो ये स्थिति है। और जो अभी गिरीश भाई ने भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो मोदी सरकार लगातार कह रही है कि भाई किसान तो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, अनुबंध कर सकता है, जमीन का ठीक है, जमीन का अनुबंध नहीं, लेकिन फसल का अनुबंध कर सकता है कि हम आपको ये फसल हम आपको इतने रुपए प्रति किलो में बेचेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आलू हम सभी खाते हैं, आलू। मान लीजिए किसी किसान ने किसी कंपनी के साथ में, कंपनी बहुत सारी हो सकती हैं, लेज का हो सकता है, पार्ले का हो सकता है, या जो मल्टीनेशनल कंपनी जो चिप्स बनाती हैं उनके साथ में हो सकता है। तो किसान ये एक अनुबंध करता है कि मैं आपको 30 रुपए किलो के हिसाब से मैं आपको आलू बेचूंगा। अब अगर मान लीजिए, हेलो जी, तो अब अगर मान लीजिए कि जिस समय ये आलू खरीदा जाएगा किसान से, उस समय बाजार का भाव 50 रुपए किलो आलू का हो, तो किसान को तो नुकसान है। और इसी तरीके से जिस दिन ये किसान के साथ में 30 रुपए किलो पे खरीदी हो, अगर उस समय का भाव 6 रुपए किलो हो आलू का, तब क्या होगा? तब क्या किसान, कोई जो कंपनी है वो बाजार भाव से 5 गुना ज्यादा कीमत देकर आलू खरीदेगी, या 6 रुपए किलो ही खरीदेगी जो कि उस समय का बाजार का भाव है? और क्या किसान के पास वो जो घाटा है 30 रुपए से जो उसकी उपज 6 रुपए किलो हो गई, उस घाटे की भरपाई के लिए क्या उसको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा? और क्या एसडीएम न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है या प्रशासनिक व्यवस्था का? तो क्या एसडीएम से उसके पास इंसाफ मिलेगा? तो ये जो परेशानियां हैं, जमीनी दिक्कतें हैं, इसको समझना पड़ेगा। उस किसान आंदोलन को समझ सकते हैं, उनका दर्द समझ सकते हैं। और जो 2018 है, 2018 में भी ये किसान आए थे, आके उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की थी, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो किसान हमारे आपके विमर्श में कहीं नहीं है। हम सिर्फ अपना खाना खाते हैं और उस किसान को भूल जाते हैं जिसने इस खाने को पैदा किया है। और किसान का अगर कहीं विमर्श है तो वो राजनीतिक मंचों पे है। और ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से बात कहता हूं कि राजनीतिक मंचों पर जब भी किसान की बात होती है, वो एक वोट बैंक की तरीके से होती है। नहीं, मोदी सरकार तो ये कहती है कि कांग्रेस की सरकार में आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया ये बात, समर्थन मूल्य वाली बात। वो तो कहते हैं कि केवल हमारे सामने राजनीति का जो चीज है, ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज जो विपक्ष में है उसको सवाल उठाने की बजाय जो आज सत्ता में है उन पर सवाल उठाने की जरूरत है। विपक्ष ने जो किया सो किया, लेकिन आज जो सत्ता में है वो क्या कर रहे हैं, वो उससे और आगे, आप 2 कदम आगे बढ़ाकर किस तरीके से एक तानाशाही की व्यवस्था वो खड़ी करना चाहते हैं, जिसमें कंपनियों का वर्चस्व होगा। देखिए, एमएसपी की व्यवस्था को आप समझिए कि एमएसपी की व्यवस्था खाद्य सुरक्षा के लिए भी है और मार्केट इंटरवेंशन के लिए भी है। जब भी कोई चीज की कीमत बढ़ जाती है तो सरकार हस्तक्षेप करती है,
उसकी कीमत को कम करने में, क्योंकि अगर वो कीमत कम नहीं होगी तो इस देश के 80 करोड़ जो गरीब हैं उन तक वो चीज पहुंच नहीं पाएगी। तो ये जो लोक कल्याणकारी राज्य का की जो एक नीति है, जो हमारी भारत संविधान के मुताबिक, उस भाव के तहत ये बाजार में हस्तक्षेप होता है। 23 फसलें हैं इस देश में, 23 फसलें हैं जिनको सरकार खरीदती है। ये किसान क्या मांग कर रहा है? किसान सिर्फ इतना कह रहा है कि आप एमएसपी का जो एक रट लगा रखी है उसको आप छोड़ दीजिए, आप एक कानून बनाइए, उस कानून में आप ये साफ लिखिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी फसल की खरीद नहीं होगी। क्या ये जायज नहीं है? लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रही है। इसके पीछे उसके अपने स्वार्थ सभी को समझ में आ रहे हैं कि इसके पीछे एक किसान से 10 रुपए किलो की कोई सब्जी या कोई उत्पाद लेकर उसको बाजार में 300 रुपए 400 रुपए किलो बेचने से किसका फायदा होने वाला है, ये सभी समझ रहे हैं। और इसमें जो राजनीति और कॉर्पोरेट्स के बीच की जो साठगांठ है वो क्या है, उसके पीछे का जो व्यवसाय है, जो बाजार है, उसका गणित क्या है, वो सब समझ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए कि जो किसान आंदोलन है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? मैं आपसे ये कहना चाहता था, हाँ जी, कि तीनों कानून बनने से पहले अडानी अंबानी ने बड़े बड़े गोडाउन कैसे बना दिए। जब कानून पास नहीं हुए और ये इतने बड़े बड़े गोडाउन बन गए, इसका मतलब ये था कि ये कानून अडानी अंबानी ने अपने फायदे के लिए सरकार पे प्रेशर डालकर ये कानून बनवाए। क्यों कि बात ये हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में चंदा देंगे, और चंदा की वजह से जितना अडानी अंबानी ने चंदा पूरे बीजेपी के पिछले इलेक्शनों में लगाया, आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो इलेक्शनों के अंदर पैसा लगाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कानून बनने से पहले उनको कैसे पता लग गया कि ये कानून बनेंगे, और उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन बना लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, कानून सरकार ने नहीं बनाए, सरकार अडानी और अंबानी ने बनाए, और ये टोटल सरकार उनके कहने पे चल रही है। और इसमें दो अहंकारी हैं, मोदी और अमित शाह। जैसा वो चाह रहे वैसा ही हो रहा है, और इधर अडानी और अंबानी जैसा वो चाह रहे वैसा ही हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार को बड़ी संहिता से काम लेना चाहिए। ये कानून, काले कानून यूपीए की सरकार ने क्यों नहीं बनाए? यूपीए की सरकार को पता था कि अगर ये कानून बनाएंगे तो किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो कानून नहीं बनाए। आज ये कानून, जो तीनों कानून बने हैं, ये काले कानून है, किसानों के हित में नहीं है। ये काले कानून वापस होना चाहिए। ये सिर्फ कानून अडानी और अंबानी के हित में है, ये अमीरों के हैं कानून, गरीबों के लिए नहीं है। तो किसान, हमारा किसान हिंदुस्तान का अन्नदाता है, गरीब है, वो अमीर नहीं है। अडानी और अंबानी अमीर हैं, और बीजेपी पार्टी को अमीर बनाने के लिए ये सब कानून बनाए गए हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री और बीजेपी दोनों ही कहते हैं कि 1 लाख किसानों से मिलकर इस पे बात की गई, सबकी सलाह मशवरा किया गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। अगर किसानों से बातचीत की जाती तो ये कानून अगर जब ये कानून बना दे तो इनको दिक्कत नहीं होती। किसानों से पूछा ही नहीं गया, कंसल्ट ही नहीं किया गया। किसी भी यूनियन, कोई यूनियन का एक भी किसान नेता ये बता दे कि हमारे से सलाह ली गई है या हमारे से डिस्कस हुआ है मिल के बारे में, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये सब कहने की बात है। ये अडानी, सिर्फ अडानी और अंबानी से डिस्कशन हुआ है, बाकी किससे नहीं हुआ। नहीं, इनका तो कहना है कि सारे किसान संगठनों से बात हुई, उनके लोगों ने इस पे समर्थन दिया। उसके बाद तो ऐसा करें ना, फिर अगर हुई है तो इनको आतंकवादी, अलगवादी, माओवादी क्यों कह रही है? नहीं, एक तरफ तो अन्नदाता भी बोल रही ना, भगवान भी बोल रही है। एक तरफ मोदी सरकार के कुछ मंत्री नहीं, इनको आतंकवादी कह रहे हैं, माओवादी कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं डाकू है, कोई कह रहे हैं चोर है। तो ये बीजेपी की भाषा है। नहीं, बीजेपी के मंत्री तो अन्नदाता बोल रहे हैं ना। बीजेपी के मंत्री तो कह रहे हैं अन्नदाता है, भगवान है हमारे। तो ये फिर ये आतंकवादी क्यों कहा गया इनको? ये बीजेपी की क्यों कहा गया किसानों को? ये बीजेपी की पॉलिसी है, एक तरफ मारो और दूसरी तरफ फैलाते हो। हाँ, तो ये पॉलिसी गलत है। यूपीए की सरकार ने ये कानून क्यों नहीं बनाए? उनको पता था ये कानून गलत है, इसलिए नहीं बनाए उन्होंने।
और एनडीए की सरकार ने बना दिए। तो ये कानून तो अडानी और अंबानी ने बनाए हैं, ईमानदारी की बात तो ये है। और सरकार ने उसको चुपके से लॉकडाउन के समय चुपके से ऑर्डिनेंस लाके और इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा ये बताइए मुझे, पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ? क्या पार्लियामेंट में, संसद में इसके बिलों के बारे में चर्चा की गई? वो चर्चा क्यों करे, बहुमत में है। वो कहते हैं हमारे सारे सांसद बोल दिए। तो फिर अगर बहुमत में है ना, तो फिर किसानों को झटका झेले, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको फेस करें। हाँ गिरीश जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस आंदोलन में। गिरीश जी ये बताइए कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का क्या प्रभाव है, वहां पे इतना क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, यहाँ पे जो किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि बीजेपी का ये लंबे समय से गढ़ रहा है, और जो भी अगर मूवमेंट खड़ा होता है तो या तो वो बीजेपी के समर्थन से खड़ा हो, और बीजेपी की जड़ें काफी मंडी समितियों में और यहाँ पे काफी गहरी हैं। तो अगर मूवमेंट खड़ा होगा तो वो बीजेपी के समर्थन से खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे एक जो किसान नेता है कक्का जी, वो वैसे गए हैं वहां पे और काफी कर रहे हैं, पर कहा जाता है कि वो थोड़े से प्रो बीजेपी माइंडेड हैं। तो मेरे विचार से देखिए, सभी जो राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए या और दूसरे राज्य ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यहाँ पे आपको इतना बड़ा मूवमेंट इसलिए नहीं दिखेगा। जैसे सौमित्र भाई ने बताया कि यहाँ पे एमएसपी का जो लाभ लेने की बात है वो यहाँ पे इतनी नहीं होती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में इस आंदोलन का इतना असर नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारे किसानों के फायदे की बात है, और अंदर ही अंदर किसान इस चीज को समझ रहे हैं। जी, ये कपास के किसानी करने वाले किसान तो बहुत ही परेशान है। उनका जो कपास खरीदा जाता है उसमें भी बहुत धांधली अभी पाई गई थी, कुछ चैनल में न्यूज भी चली थी इसके बारे में, लेकिन सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो किसानों से इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है, इसके बावजूद वहाँ के किसान बिल्कुल चुप बैठे हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है। अपने खिलाफ होने वाले शोषण का खिलाफ आवाज ना उठाना, ये भी तो एक तरीके का अपराध है। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल अपराध है। और जो मध्य प्रदेश का जो मालवा का इलाका है, ये सोयाबीन को लेके यहाँ पे बड़ा खेती होती है। सबसे बड़ा सोयाबीन का जो रकबा है वो यहीं है मालवा के अंदर। और इस बार जो यहाँ की जो फसल है वो बहुत खराब हुई है, और काफी पानी वानी गिर जाने की वजह से काफी तकलीफ में है यहाँ के किसान। इसके बावजूद भी वो अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि वो इस चीज को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी चीज है। पर मैं मोटे तौर पे जो एक बात को मेरे को समझ में आती है कि ये जो खेती का जो कानून है, ये देखिए दरअसल क्या हुआ है कि खेती को पूरी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जिस तरह से अभी हिंदुस्तान की जो सरकार जो कोशिश कर रही है, वो मतलब किसानों को एक तरह से अकेला छोड़ रही है। आप अगर दूसरे ब्रिटेन का उदाहरण लें, अमेरिका का उदाहरण लें, यूरोप के अन्य देशों का उदाहरण लें, तो आप देखेंगे कि वहां पे सब्सिडी दी जाती है। और अमेरिका में तो बड़े किसान हैं, बड़े मतलब बड़े फार्म हो गए हैं वहां पे, तो उन्हें भी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदला जा रहा है, उस व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। सब्सिडी को एक तरह से अभिशाप बताया जाता है। यहाँ पे जो बिजली कानूनों में जिस तरह से इन्होंने परिवर्तन लाने की बात की है, वो उसके संदर्भ में काफी इन्होंने कहा है कि जो ये सिंचाई के लिए जो जिस तरह से अपना एक मोटर के लिए जो बिजली दी जाती है उसका पैसा हम पहले लेंगे, और जो सब्सिडी दी जाती है वो नहीं देंगे। तो ये जो सारे कानून हैं जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, ये पूरा एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के कानूनों के बारे में दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों को, बिहार के किसानों को ये ठीक तरह से जानकारी नहीं है कि उनके साथ में क्या क्या होने जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि
ये एक तरह से मीडिया का दोष है, जो इन किसान जो कानून बनाए गए, अध्यादेश जो बनाए गए, जो अब लागू हो गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकट की बात है। अब मैं सभी साथियों से लास्ट कमेंट के लिए बोलूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब नरेंद्र जी से बोलूंगा कि लास्ट कमेंट ये बताइए, किसान आंदोलन का कैसे निराकरण होगा? क्या मोदी सरकार इसका निराकरण का एक ही तरीका है, संक्षिप्त में बहुत ज्यादा नहीं, कि सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए और एमएसपी के लिए कानून बनाना चाहिए, और बिजली की राहत और जो पराली की राहत है वो उनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, रॉय साहब अपना कमेंट करिए। रॉय साहब। जी मैं बोल रहा हूँ। क्लोजिंग कमेंट बहुत साफ है। सरकार कानून बनाने से पहले अध्यादेश का सहारा लेती है। मैं कहता हूं अध्यादेश जारी करे, दो बातें हो, जिसमें कि एक तो तीनों कानूनों को वापस लेने की बात हो, और दूसरी बात एमएसपी को एक तरह से कानून बनाने की, एक हकदारी बनाने की बात हो, और तीसरा जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात हो, जिससे जो बड़े कॉर्पोरेट है, कंपनियां हैं, वो जमाखोरी करके मूल्यों में अपने हिसाब से फेरबदल ना कर सके। बहुत अच्छा लगा आपसे लोगों से बात करते हुए। अभी हाल में ये खबर आई थी, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में भी चली थी। एक किसान ने आत्महत्या की और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे अंगों को बेच के मेरा कर्ज वसूल लिया जाए। ये एक बहुत ही अफसोसजनक बात है मोदी सरकार के लिए, और साथ में प्रदेश सरकारों के लिए भी, जो जिनके प्रदेश में ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर कर्ज लाद दिया जाता है। जरा से कर्ज के पीछे उनकी कुर्की कर ली जाती है, और बड़े बड़े कर्ज लेने वाले लोग देश से बाहर आनंद कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसजनक बात है। साथियों, वंदे मातरम, नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार। Audio Jungle. Audio Jungle.